नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज तारीख है 4 अप्रैल 2024 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडिटोरियल वाले हिस्से को, इसके बाद द हिंदू की मुख्य खबरों को हम उठाने वाले हैं। और पहला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं वो इस पिक्चर से क्लियर हो जाता है। आज हम उन लोगों की चर्चा करने वाले हैं जो कि स्लम्स में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। पार्टिकुलरली उन लोगों की चर्चा यहाँ पर होने वाली है जो कि शहर में नहीं, शहर के किनारे अनस्किल्ड वर्क करते हैं, अनस्किल्ड लेबर के रूप में ज़्यादातर काम करते हैं। कोई ड्राइवर है, कोई ऑटो चलाता है, कोई ईंटा गारा का काम करता है, कोई मिस्त्री है। इस प्रकार के ये लोग काम करते हैं। और ये जो ज़्यादातर लोग रहते हैं ना, ये इनको बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं और ना ही इनका कोई अपना पक्का मकान होता है। बस जो झुग्गी झोपड़ियाँ एक के बाद एक बनते जाती हैं, वहीं पर ये भी जुड़ते जाते हैं उनकी दुनिया में। इनके ऊपर बहुत सारे सर्वे किए गए हैं, इनके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट आई हैं, उनका यहाँ पर जिक्र किया जाता है। तो एक एनालिसिस किया गया था, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड ऑफ स्लम ड्वेलर्स। जो स्लम ड्वेलर्स हैं, जैसे कि ये लोग हैं, इनकी इनकम क्या है, इनके एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, इनको रोज़गार पहले से कम मिल रहा है कि ज़्यादा मिल रहा है, किस क्षेत्र में ज़्यादा मिल रहा है, इनकी सैलरी किस क्षेत्र में बढ़ी है। यदि कोई व्यक्ति अनस्किल्ड लेबर में लगा है तो उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, यदि कोई नौकरी कर रहा है तो क्या उसको कम पैसा मिला है। इस प्रकार से यहाँ पर इनकम और एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड की जानकारी निकाली जाती है स्लम ड्वेलर्स की। Points to the prospect of economic mobility and decent work for the poor in urban India। हम अर्बन इंडिया की बात कर रहे हैं, शहरी इंडिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक मोबिलिटी होती है, ठीक है, आर्थिक गतिविधियाँ हमको दिखाई देती हैं। साथ ही साथ में ये लोग जो है बेहतर कार्य की कंडीशन चाहते हैं, सम्मानजनक वर्क चाहते हैं। जो अर्बन में रहने वाले गरीब लोग हैं, अर्बन में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले स्लम ड्वेलर्स लोग इस प्रकार से एक तो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दूसरा सम्मानजनक वर्क भी ये चाहते हैं। शुरुआत की जाती है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 से। शॉर्टकट में इसको IER 2024 कहा जाता है। ये तैयार करी गई थी इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इस रिपोर्ट ने बहुत सारे क्वेश्चन खड़े किए हैं ऑन द टिकल डाउन इफेक्ट ऑफ बेनिफिट टू द वर्किंग क्लास इन द बैकड्रॉप ऑफ ए 5.4% एवरेज रियल इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम 15-16 से 2022-23। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन उन लोगों का क्या जो कि इस ग्रोथ के लिए सबसे बड़े इंजन के तौर पे काम करते हैं। हम कह रहे हैं यदि एवरेज रियल इकोनॉमिक ग्रोथ 5.5% है रही है 2015-16 से, तो इसके साथ साथ में हमें और कौन से आंकड़े देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट का यूज़ किया गया है। ये एक मार्केटिंग मॉडल होता है जो कि डिस्क्राइब करता है हाउ फैशन ट्रेंड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट फ्लो फ्रॉम अपर क्लासेस टू लोअर क्लासेस। ये एक टर्म ये भी बता रहा है कि कैसे करके फैशन हीरो हीरोइन से गरीब आदमी तक पहुंचता है। लोग बड़े बड़े लोग जो फैशन करते हैं उनको फॉलो करते हैं छोटे लोग। टिकल डाउन इफेक्ट आल्सो रिफर टू हाउ न्यू प्रोडक्ट आर इनिशियली एक्सपेंसिव। ये भी बताता है कि ये जो नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, ये एक्सपेंसिव हैं ज़रूर, लेकिन एज दे मैच्योर दे द प्राइस बिगिन टू फॉल। लेकिन धीरे धीरे करके इनके रेट में गिरावट आ जाएगी। टिकल डाउन इफेक्ट ये बोलता है। इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि हमको कुछ डाइवर्जेंट ट्रेंड देखने को मिला है रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में, यदि हम एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम के मामले में बात करते हैं तो। ये रिपोर्ट डिमॉन्स्ट्रेट करती है हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज़ में 4.8% था सन 2000 में, ओवर द 1.5% इन रूरल एरियाज़ में। सन 2000 की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी थी वो 1.5% थी, शहरी क्षेत्र में 4.8%, मतलब लगभग 5 गुना ज़्यादा।
However, average monthly earning are higher by 76% फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। ऐसे व्यक्ति जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई फुल्के का काम कर रहा है, कोई चाट खोल लिया है, ठीक है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, देखा जाए तो इनकी जो मंथली अर्निंग है ना वो 76% ज़्यादा रही है सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति के लिए, 44% फॉर रेगुलर एम्प्लॉयड एंड 22% फॉर कैजुअल लेबर इन अर्बन एरियाज इन 2022 में कंपेयर करा जा रहा है कि भाई कौन कितना परसेंट वृद्धि कर पाया है अपनी सैलरी में। तो इसमें 3 कैटेगरी के लोग आ गए हैं। ऐसे लोग जो कि खुद का काम धाम कर रहे हैं, दूसरे ऐसे जो कि रेगुलर के तौर पर एम्प्लॉई हैं, एंड तीसरी कैटेगरी ऐसी है जो कि कैजुअल लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ में। आगे चर्चा होने वाली है अर्बन माइग्रेशन की, कि भाई किस प्रकार से लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करते हैं अपना। तो जो हायर इनकम हमको देखने को मिल रही है अर्बन एरियाज़ में, लोग बेटर लाइफ जी रहे हैं, और यही चीज़ प्रेरित करती है गांव देहात के लोगों को कि हम जाएंगे शहर, थोड़ा 2 रुपये ज़्यादा मिलेगा, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे पाएंगे, बेहतर मेडिकल की सुविधाएं मिल जाएंगी, हर चीज़ मार्केट से लेकर कपड़े लत्ते से लेकर के हर चीज़ वहाँ हमें बेहतर मिलेगी। यही चीज़, यही ललक शहर की चमक धमक गांव के जो गरीब लोग हैं उनको शहर तक लेकर के आती है। आईईआर 2024 की जो रिपोर्ट आई है, इसमें जो ओवरऑल माइग्रेशन है वो बताया जा रहा है कि काफ़ी बड़ा है। द माइग्रेशन ऑफ मेल्स है डिक्लाइंड बाई 1.2% ड्यूरिंग 2000 से लेकर के 2008 एंड फर्दर मार्जिनली इन 2021। हालांकि बोला जा रहा है कि जो पुरुषों का माइग्रेशन है ना 1.2% गिरावट आई है 2000 से लेकर के 2008 के बीच में, एंड 2021 में यदि आप देखेंगे तो भी बहुत ज़्यादा ये अंतर हमको देखने को नहीं मिलता है। रूरल पुअर हाउस होल्ड माइग्रेट टू स्लम्स इंस्टीड ऑफ फॉर्मल सेटलमेंट। एक स्थानांतरण जो हम देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, जो रूरल है, जो ग्रामीण गरीब लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं स्लम की तरफ, झुग्गी झोपड़ियों की तरफ। वो फॉर्मल सेटलमेंट की तरफ कभी भी अपना ध्यान नहीं खींचे, कभी अपने सोच में भी नहीं लाए हैं। कुछ सर्वे में कलकत्ता में सर्वे कराए गए थे, इसकी फाइंडिंग को यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्लम का सर्वे कराया गया था। इस आर्टिकल को लिखने वाले राइटर एंड उनके साथ में टीम थी, इन्होंने कंडक्ट कराया था सर्वे 37 स्लम्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कलकत्ता इन 2012 में ये सर्वे कराया गया था। क्या क्या आउटकम आया है इसको हम देख लेते हैं। अब देखा जाए ना तो ये जो इस प्रकार के और भी जो स्लम्स रहे थे वर अगेन सर्वेड इन 2022-23। हाउएवर वी कुड ट्रैक ओनली 29 स्लम्स एज द अदर स्लम्स हैड आइदर बीन रीडेवलप्ड और इविक्टेड। एक बार राइटर फिर गए, एक बार तो कब गए 2012 में गए, फिर 2022-23 में गए, और ये पता चला कि बहुत सारी जो स्लम्स है ना, या तो उनका रीडेवलपमेंट हो चुका है या तो उनको खाली करा दिया गया है। अब हम लोग ओवरऑल ट्रेंड देखना चाहते थे 2012 से कि किस प्रकार से इनकी लाइफ में बदलाव आया है। हम लोगों ने कलेक्ट किया था इनकम के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डाटा स्लम वाले एरिया में सन 2019 में, कोविड-19 ईयर में, ताकि अवॉइड किया जा सके कोविड-19 अफेक्टेड एरियाज ऑफ 2019 से 2022 तुलना के लिए। अनस्किल्ड वर्क की बात करें तो कोलकाता की मलिन बस्तियों में प्रमुख व्यवसाय पिछले एक दशक से एक ही जैसे बने हुए हैं, जहां 1/4 कार्यशील आबादी अनस्किल्ड लेबर का काम करती है। इट इज़ द मोस्ट स्टेबल एंड सिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशन इन स्लम्स। और अनस्किल्ड लेबर के अंतर्गत कैसे, मेहनत मजदूरी, पूरी तरह से मेहनत मजदूरी का काम, मैनुअली काम आ जाता है। आईआर 2024 की रिपोर्ट कहती है कि 1/4 वर्कर ऐसे हैं इंडिया में जो कि इंगेज है अनस्किल्ड लेबर वर्क में ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पीरियड के दौरान में 1/4 व्यक्ति ऐसे हैं, वर्कर ऐसे हैं जो कि अनस्किल्ड लेबर में लगे हुए थे। अदर कुछ मेजर ऑक्यूपेशन भी हैं जो कि स्लम्स वाले एरिया में हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मिस्त्री का काम कर रहे हैं, कोई बिजली फिटिंग का काम कर रहे हैं, स्किल वाला काम हमको देखने को मिला है, कोई पुताई का काम कर रहे हैं, कोई पुट्टी का काम कर रहे हैं।
कुछ बिजली का काम कर रहे हैं, कुछ नल फिटिंग का काम कर रहे हैं, सेमी स्किल्ड लेवल वर्क में लगे हुए हैं, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि छोटी मोटी कोई दुकान, कोई पान ठेला खोल लिया, कोई किराना दुकान, कोई साड़ी बेच रहा है, कोई जीन्स बेच रहा है, इस प्रकार छोटे मोटे काम कर रहे हैं। तो अनस्किल्ड लेबर के विपरीत में जो शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर में, ये इसमें गिरावट हमको देखने को मिली है 6% की, एंड इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन 3% की 2012 से लेकर के 2019 तक। वहीं यदि हम दूसरी बात करें, दूसरे पक्ष की बात करें, तो जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ है 9% पेटी बिजनेसेस और स्मॉल शॉप्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें एम्प्लॉयमेंट लोगों को ज़्यादा मिल पा रहा है। अदर सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें, उसमें भी हमको डिक्लाइन देखने को मिला है 3% का। 8वें नंबर में कुछ कैटेगरी ऐसी जैसे कि ट्रक ड्राइवर का काम, साफ़ सफाई का काम, कंस्ट्रक्शन वर्क वाला काम। देखिए, इस प्रकार का जो ऑक्यूपेशन है ना, उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, फिर भी देखा जाए तो इसने मोमेंटम गेन किया था, मोमेंटम प्राप्त किया था, गति प्राप्त किया था। पिछले 10 साल की बात करें तो जो ट्रक ड्राइविंग एंड क्लीनिंग में हमको 5% की वृद्धि देखने को मिली थी। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क 4% की वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ कुछ डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, 2012 और 2019 का यहाँ पर ज़्यादा जिक्र किया जाता है। हाईएस्ट डिक्लाइन इन रियल इनकम इज़ ऑब्जर्व फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड वर्क। कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड वर्क में देखा जाए ना तो इनकी जो इनकम है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। पेटी बिजनेस एंड स्मॉल शॉप की बात करें तो 32% गिरावट हुई है। गवर्नमेंट सर्विस की बात करें 2019 में, ठीक है, 32% की हमको गिरावट देखने को मिली थी यदि हम 2012 से कंपेयर करते हैं तो। IR 2024 की जो रिपोर्ट आई है उसने बताया है कि भाई हमको सिमिलर ट्रेंड्स देखने को मिला है चेंजेस का एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस में। तो जो शेयर रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड का, इसमें इंक्लूड है बिजनेसेस, ये इंक्रीज़ हुआ है 38.7% से लेकर के 41.3%। मेल एंड 34.5% से 44.8% फीमेल के लिए रहा है अर्बन एरियाज़ में 2000 से लेकर के 2019 के बीच में। फिर भी देखा जाए रियल मंथली वेजेस 2012 के प्राइस के हिसाब से देखा जाए ना तो ये डिक्लाइन हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयड में। ये पहले कहीं 7,017 हुआ करता था जो कि घट करके 6,843 हो गया है। वहीं यदि हम रेगुलर वर्कर की बात करें 12,000 कमाते थे जो कि घट करके 11,000 हो गया है। लेकिन इंक्रीज हुआ है कैजुअल वर्कर में, 3,007 कमाते थे बढ़ करके 4,364 हो गया 2012-19 की यदि हम बात करें तो। कैजुअल वर्क में इस प्रकार से हमको वृद्धि देखने को मिल रही है। इसका रीज़न ये है कि भाई आसानी से काम का मिल जाना, पैसा भी ठीक ठाक मिल जाना, आपको हफ्ते में पेमेंट मिल जाएगी, आपको दिन के हिसाब से चाहिए तो दिन के हिसाब से पेमेंट मिल जाएगा, और बढ़िया टाइम टू टाइम आपको करना है काम, किसी की आपको कुछ बात सुनना भी नहीं है। तो लेबर वर्क, कैजुअल वर्क बढ़ रहा है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? यदि हम कंपैरिजन करते हैं IER 2024 एंड सर्वे के डाटा को, उससे पता चलता है कि कैजुअल वर्क में वृद्धि हो रही है, स्पेशली लेबर वर्क में लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका एक ही रीज़न है कि इनको जहाँ 200 मिल रहा था आज के समय में 400 रुपये मिलने लगा है। फिर भी यदि कैजुअल वर्क की बात करें, ये ऑफ़र करता है सब स्टैंडर्ड वर्क कंडीशन विथआउट एनी सोशल सिक्योरिटी। इसमें आपको किसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आप रिटायर होंगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी जगह किसी दूसरे को नौकरी नहीं मिल सकती है, आपको PF नहीं मिलेगा। वहीं यदि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जैसे कि बिजनेसेस की बात करें, ये भी राइज हो रहा है बट विथआउट एक कमेंसुरेट राइज इन इनकम में उतनी ज़्यादा हमको बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। स्लम वुमेन की बात करें, स्लम वुमेन कुड नॉट मार्च विद द ओवरऑल राइजिंग ट्रेंड ऑफ फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन अर्बन एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में उतना ज़्यादा फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन में महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं।
इसी के चलते देखिए, हालांकि जो इनइक्वालिटी है उसमें रिडक्शन हुआ है। इनकम आल्सो फेल लीडिंग टू अर्बन पुअर टू डीपर पॉवर्टी। लेकिन यहाँ पर भी आप एक चीज़ देखेंगे, जो इनकम है ना उसमें गिरावट हमको देखने को मिली है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले आर्टिकल की तरफ, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से रिलेटेड आया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम के बारे में बेसिक जानकारी हम देखने वाले हैं। ईवीएम एक ऐसी मशीन होती है जो कि वोट को रिकॉर्ड करती है इलेक्ट्रॉनिकली। इसमें किसी भी प्रकार से आपको पर्ची में निशान नहीं लगाना है। पर्ची का यहाँ पर पूरी तरह से कागज़ का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया गया है। इनका पहली बार यूज़ किया गया था पेरावूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी केरला में 1982 में। फिर हम देखते हैं कि 1998 से ही इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम का इस्तेमाल तेज कर दिया था, ईवीएम का यूज़ बढ़ा दिया था बैलेट बॉक्स की तुलना यदि हम करें तो। सन 2030 में ऑल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन वर हेल्ड यूजिंग ईवीएम। तो 2003 का साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल में पूरे के पूरे स्टेट और जितने भी बाय इलेक्शन हुए थे, जैसे ग्राम पंचायत का है, जनपद पंचायत का है, तो यहाँ पर भी ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया था। Encouraged by this, in 2004 the commission took a historic decision to use only EVM for the लोक सभा इलेक्शन। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साल 2004 का रहा। 2003 में बेहतर रिजल्ट आया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोचा कि लोकसभा का इलेक्शन अब हम ऑफलाइन नहीं, पूरा ऑनलाइन मशीन के माध्यम से कंडक्ट कराएंगे। डेवलपमेंट की बात करें, इट हैज़ बीन डिवाइज्ड एंड डिज़ाइंड बाय द टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी। इसको किसने डिज़ाइन किया है, ठीक है, इसको किसने डिवाइस किया है, तो इसको तैयार किया है टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से। ये इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करती है एंड इसमें सहयोग रहा है दो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का जो कि बेंगलोर में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद, ये एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आती है। फंक्शनैलिटी की बात करें तो इसके जो काम है वो दो पार्ट में हम डिवाइड कर दिए हैं। एक तो कंट्रोल यूनिट के तौर पर काम करता है, दूसरा बैलेटिंग यूनिट के तौर पर। तो जो कंट्रोल यूनिट होती है, स्टेज विद द पोलिंग ऑफिसर वाइल द बैलेटिंग यूनिट इज़ इन द वोटिंग बूथ। वोटिंग बूथ में आपको बैलेटिंग यूनिट देखने को मिलेगी और कंट्रोल यूनिट पोलिंग ऑफिसर के पास में रहता है। तो जो वोटर रहता है सिंपली ब्लू बटन को प्रेस कर देता है बैलेट यूनिट मशीन में अगेंस्ट द कैंडिडेट एंड सिंबल ऑफ हिज चॉइस एंड वोट इज़ रिकॉर्डेड। मैंने कौन सा सिंबल चुना हूँ, मैं किस कैंडिडेट को वोट दे रहा हूँ, मुझे खाली ब्लू बटन दबाना रहता है। तो यदि हम इसके की फीचर्स की बात करें तो जो एक ईवीएम मशीन रहती है बीइंग यूज्ड बाय ईसीआई कैन रिकॉर्ड ए मैक्सिमम ऑफ 2000 वोट। एक मशीन 2000 वोट से ज़्यादा यदि आप उसका यूज़ करेंगे तो वो फिर गलत भी डिसीजन दे सकती है। एंड अच्छी बात यह है कि इनको किसी प्रकार की बिजली की ज़रूरत नहीं रहती है। दे रन ऑन एन ऑर्डिनरी बैटरी असेंबल्ड बाय द भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें बैटरी से भी काम चल जाता है। ईवीएम में माइक्रोचिप का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक वन टाइम प्रोग्रामेबल मास्क्ड चिप होती है विच कैन नाइदर बी रीड नॉर ओवर रिटर्न। इसमें जो चिप इस्तेमाल में लाई जा रही है एक ही बार काम में आएगी, दूसरी बार इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं, ये जैसे कि ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी काफ़ी बड़े पैमाने पर बड़ी तीव्रता का एक तूफ़ान आया था, और सॉरी तूफ़ान नहीं, ये भूकंप आया था। तो भूकंप आया, लेकिन अच्छी बात ये रही इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरी है, लेकिन जाने मात्र कितने लोगों की गई हैं, सॉरी 1000 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, 9 लोगों की जानें गई हैं। ऐसा कैसे हो पाया है? आखिर आपने कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटजी अपनाए होंगे। तो इस बिल्डिंग में 7.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक को सहन करने की क्षमता थी। उसने सही भी, लेकिन
वैसे नहीं सह पाई जैसा कि उसको सहना चाहिए था। इस प्रकार से देखा जाए यहाँ पर जो मृत्यु रही है भूकंप से वो काफ़ी कम रही है। इसका रीज़न क्या बताया जा रहा है, इस देश ने हाई लेवल क्वेक प्रिपेयर्डनेस किया था, ऐसा कहना है एक्सपर्ट लोगों का। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये ताइवान की है। भूकंप क्या है? भूकंप का मतलब है हमारी भूपटल का कांपना, पृथ्वी की सतह में वाइब्रेशन होना, कंपन होना। हमारी धरती बहुत सारी प्लेटों से मिलकर के बनी हुई है। ये प्लेटें लगातार गतिमान है, हमेशा इनमें मूवमेंट होते रहता है और इसी मूवमेंट की वजह से एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी पैदा होने की वजह से पूरी धरती हिल जाती है, कंपन पैदा होता है और यही एक प्रकार से भूकंप रहता है। परिभाषा यदि हम देखें तो हिंदी में देखिए, भूपटल में होने वाले अंतर्जनित आकस्मिक कंपन या फिर संचलन जिसकी उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से भूतल के नीचे होती है, इसको हम भूकंप कहते हैं। नॉर्मली देखा जाए भूकंप आने का मुख्य रीज़न है टेक्टोनिक प्रक्रिया या फिर ज्वालामुखी की प्रक्रिया या फिर समस्थितिक समायोजन। इसके कारण भूपटल और उसकी चट्टानों में कुछ कुछ परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो तमिलनाडु और मतलब यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की रिलेशनशिप को बताया जा रहा है। पार्टिकुलरली डायरेक्टली देखा जाए ना तो ऐसे राज्य जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है वो राज्य और केंद्र सरकार दोनों की पटती नहीं है बिल्कुल भी। अभी तमिलनाडु ने केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने डिजास्टर से लड़ाई लड़ने के लिए एक फ़ंड बनाया है, उस फंड को वो हमें सही टाइम पर रिलीज़ नहीं करता है। तो कैसे करके हम अब इस प्रकार प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों को बचाएंगे, ऐसा तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कंप्लेन किया है। तो यदि हम इस डिजास्टर रिलीफ फंड की बात करें तो देखिए, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड को बाद में रिनेम कर दिया गया है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तौर पर, एनडीआरएफ के तौर पर, विद द इनेक्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। 2005 का कानून जब से लागू किए हैं तो उसी समय हम क्या काम किए, पहले से जो फंड का नाम चला आ रहा था उसको हमने चेंज कर दिए हैं। इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 46 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सन 2005, डीएम एक्ट में इसका उल्लेख किया गया है। It is placed in the public account of Government of India under Reserve Fund not bearing interest. पब्लिक अकाउंट, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है इसका निर्माण किया गया था आर्टिकल 266(2) के अंतर्गत, एंड इट अकाउंट फॉर फ्लोज फॉर दोज ट्रांजेक्शन वेयर द गवर्नमेंट इज मेयरली एक्टिंग एज ए बैंकर, प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग। These funds do not belong to government and have to be paid back to some time. यहाँ पर पीएफ के बारे में, स्मॉल सेविंग के बारे में इसका उल्लेख किया जाता है कि पब्लिक अकाउंट आखिर है क्या। एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। यदि यहाँ से खर्चा करना है पैसा तो इसके लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहेगी। वहीं यदि हम बात करें नेशनल रिलीफ फंड की तो पहले हम डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से रिलेटेड चीज़ें देखी थी, लेकिन हमको यहाँ पर नेशनल रिलीफ फंड के बारे में देखना है। तो जो प्राइम मिनिस्टर का नेशनल रिलीफ फंड है इसकी स्थापना करी गई थी पब्लिक कंट्रीब्यूशन के माध्यम से जनवरी 1948 में, ताकि in the response to an appeal by the then Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू to aid displaced individual from पाकिस्तान। उस समय में जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान से आए हुए जो लोग हैं, बेघर लोग हैं, उनकी सहायता करने के लिए बोला था लोगों से कि आप 1 रुपये 2 रुपये का योगदान दीजिए और इस प्रकार का हम फंड का निर्माण करेंगे। तो टू प्रोवाइड रिलीफ फंड्स for disaster management to victim of natural or man-made disaster who have lost their family member due to such tragedies, ऐसी जगह में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हैं नेचुरल डिजास्टर के, इनसे इंक्लूडेड है अर्थक्वेक है, फ्लड। एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड डिजास्टर इसमें इंक्लूड है टेरर अटैक एंड रियोट्स भी इसमें शामिल किए जाते हैं।
इसमें देखा जाए पार्शियली कवर किए जाते हैं एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस, एग्जांपल के तौर पर हार्ट की सर्जरी, कैंसर ट्रीटमेंट, किडनी ट्रांसप्लांट, एसिड अटैक। तो इसमें पार्शियली बोला जा रहा है, पूरी तरह से नहीं बल्कि पार्शियली ही कवर किया जाता है।